दगड़ियों, आज मैं जिस विषय को लेकर आप सबके सामने आया हूँ वो नया विषय नहीं है। दरअसल ये विषय पहाड़ के लोगों और सरकारों के बीच के उस संघर्ष का विषय है जिसकी शुरुआत 1868 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने वन अधिनियम पहला बनाया था 1860-62 और के बीच में, तब हो जाती है उस संघर्ष की शुरुआत। और वो संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम में जंगलात के आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। और बगल में ही जाएं जो टिहरी रियासत में भी वो संघर्ष दिखाई देता है तिलाड़ी के आंदोलन के रूप में। स्वतंत्र भारत में वो संघर्ष 70 से 80 के बीच में दिखाई देता है, जो एक बृहद वन आंदोलन के रूप में सामने आया था, जिसकी बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन सरकार सिर्फ एक घटना जो 1-2 घंटे के बीच की थी किसी अरेणवी गांव में चमोली के, जिसको चिपको नाम दिया गया, उससे बाहर उस 10 साल के संघर्ष को न देखना चाहती है न सुनना चाहती है। परस्त शब्द है एक, तो परस्तों ने भी कोशिश यही की कि उसी घटना के चारों ओर उस वन आंदोलन को समेट कर रखा जाए। खैर, आज मैं इस विषय पर जब आया हूं तो उसके पीछे कारण है कि कल ही के दिन बीते हुए रोज किसी चाय की दुकान पर हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ एक अखबार खुला हुआ रखा था। तो अखबार का जो पृष्ठ खुला हुआ था उसमें एक अपील छपी हुई थी, आधे पेज से कुछ कम में एक अपील छपी थी। अपील उत्तराखंड राज्य सरकार के वन मंत्री की ओर से थी, उनका फोटो भी था बकायदा उसमें। जो अपील सामने आई उसमें जो पहली ही पंक्ति है, वन्यजीव और मानव संघर्ष, तो ये चौंकाती है कि संघर्ष तो कहीं है ही नहीं। संघर्ष में 2 पक्ष होते हैं, एक वन्यजीव हो गए, वन विभाग हो गया उनको पालने पोसने वाला, और एक वन कानून हो गया, वन संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष है पहाड़ के लोग, वो चाहे नगरों में बसते हों या गांव में बसते हों। आज की स्थिति में वन्य जीवों का आतंक दोनों जगह बराबर है। अब जो लोग हैं उनके खिलाफ वन कानून है, वन्य जीव संरक्षण का कानून है, उस कानून के साथ जुड़ा हुआ पुलिस है, फौज है, फर्रा है, वन विभाग है, वन विभाग की राइफलें हैं, वर्दी है, स्टार है, बहुत कुछ है। और उसके अलावा पर्यावरण का तामझाम उठाए हुए बहुत सारा समूह एनजीओ के रूप में, कथित विद्वानों के रूप में भी उसके साथ है, जो किसी भी हद तक चले जाते हैं। दूसरी ओर लोग हैं, गांव के लोग, नगरों के लोग, शहरों के लोग। अब इसमें संघर्ष कहाँ है, ये बात चौंकाने वाली थी। और वन मंत्री जी को खुल के आना चाहिए कि बताएं, 2-3 घटनाएं तो बताएं जिसमें संघर्ष दिखता हो। खैर, क्योंकि वन मंत्री वन के मंत्री हैं, भले ही जन ने चुना है, लेकिन वन के मंत्री हैं, वो वही कहेंगे जो कल की अपील में। उस अपील के नीचे 2 बॉक्स बने हुए हैं, बड़े बॉक्स हैं, 2 बॉक्स में है। एक में वो कहते हैं, अपील करते हैं क्या करें, और दूसरे बॉक्स में वो कहते हैं क्या ना करें। तो क्या ना करें से शुरू करता हूँ। मंत्री जी कहते हैं कि वन क्षेत्रों और वनों के समीप प्रातः एवं सायंकाल में अकेले न जाएं, बहुत जरूरी हो तो समूह के रूप में जाएं। अकेले ना जाएं, बहुत जरूरी हो तो समूह के रूप में जाएं। बच्चे तो इन क्षेत्रों में कदाचित ना जाएं, ये मंत्री जी ने कहा है। आदरणीय मंत्री जी, हमारी जो पारंपरिक सभ्यता है, व्यवस्था है, हम जो आपको चुन के भेजते हैं, उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था सभ्यता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की, वो अभी भी आपके वन कानूनों के तमाम प्रयासों के बाद भी आरण्यक व्यवस्था से ओतप्रोत है। और आपको मालूम है, 70 से 80 के दशक में जब हम बहुत बड़ा वन आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त हमने कहा था ये जंगल हमारे मायके हैं। और आप कहते हैं अपने मायके में अकेले ना जाएं, आप कहते हैं जाएं तो समूह के रूप में जाएं। वैसे भी मैं आपको बताऊं,
जब गांव से लोग जंगल में सूखी लकड़ी और घास बीनने के लिए जाते हैं, क्योंकि बाकी तो आपने सब कानूनन बंद कर दिया है, जो सूखी अपने हक हकूक के लिए जब हम जंगल में जाते हैं तो समूह बनाकर ही जाते हैं। हाँ, जंगल में जाके छितर बितर ना हो तो ना हमको घास मिलेगी ना लकड़ी मिलेगी। इसलिए आपने किस मानसिकता से कहा कि ना जाएं। दूसरा आप कहते हैं कि प्रातः ना जाएं, सायंकाल को तो ठीक है, हम सब लौटते हैं, चाहे सायंकाल में नहीं जाते हैं, प्रातः ना जाएं। अगर हम प्रातः लकड़ी बीनने के लिए, घास बीनने के लिए और जानवरों को चराने के लिए जंगलों में ना जाएं, तो हमारी तो जो आरण्यक व्यवस्था है, हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दिन में तो फिर जाके कोई फायदा नहीं होता है। यानी आप कहते हैं कि आप सुबह ना जाएं तो हम पलायन कर लें, क्योंकि जब हमारी आरण्यक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो हमारे पास एक रास्ता बचेगा पलायन का। आपकी जनप्रिय सरकार तो पलायन रोकने का बहुत प्रयास कर रही है, बल दिखा नहीं है इसलिए मैं बल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। खैर, दूसरे बिंदु में आप कहते हैं कि वन्य प्राणियों से सामना होने पर उनसे दूर जाएं, शोर ना करें। ठीक भाई, सामना होने पर आमना सामना जब होगा तो आमना सामना होगा। सामने बाघ है और इधर आपका वोटर है, आपकी जनता है जो सरकार चुनती है, जिसकी सरकार है। सामने अगर बाघ है तो मैं एक मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण है, वो डर में चीखता है, शोर करता है। और आप कहते हैं दूर जाएं, बाघ ने मेरे को देखा, मैं आप उससे दूर जा रहा हूं, पीछे सरक रहा हूं। बाघ चालाक होता है बहुत, वो समझ जाता है मैं डर रहा हूं, और जब उसकी समझ में आता है कि मैं डर रहा हूं, भाग रहा हूं, तो उसे लगता है ये तो बहुत सरल शिकार है। और जितने भी लोग मारे गए हैं वो बाघ से लड़ते हुए नहीं मारे गए, वो तो अपने बचाव में मारे गए हैं मंत्री जी। फिर आप कहते हैं कि शोर ना करें। एक शोर ही तो मेरे पास हथियार बचता है जंगल में। जब बाघ मेरे सामने आता है, भालू मेरे सामने आता है, मुझे उम्मीद होती है कि मैं शोर मचाऊंगा तो वो भी डरेगा। आप कहते हैं शोर मत मचाना, आपके बाघ को तकलीफ हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर से पौड़ी के बीच में, श्रीनगर से लगा, श्रीनगर में ही जो पंचायत है श्रीनगर की, उसी में एक स्कूटी में एक व्यक्ति जा रहा था। वहाँ के एक मित्र ने मेरे को बताया, फोन में सच बताया, तो उसके पीछे बाघ पड़ा। वो जितना हो सकता था उतना शोर, उतना हल्ला उसने किया। आज वो जिंदा है क्योंकि उसके शोर हल्ले से बाघ भागा। कि अगर हल्ला नहीं करता तो शायद बाघ का घास बन गया था, वो मारा गया होता, बाघ उसे मार मोर के काट कूट के खा लेता। उसके बाद आप कहते हैं, आपने कहा है कि किसी भी प्रकार के कचरे को घर के आसपास एवं इधर उधर ना फेंकें। मंत्री जी, आपको तो मालूम ही होगा कि भारत की जनता कितना टैक्स अलग अलग माध्यमों से स्वच्छता अभियान के लिए दे रही है। और तो डिवाइडेशन कर दिया हमने स्वच्छता का, ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, उस तरीके की डिवाइडेशन के बाद आज की तारीख में अगर हर विभाग को कोई काम सौंपा गया है तो स्वच्छता अभियान का ही काम सौंपा गया है। और आपने ये कहकर कि गंदगी ना करें, स्वीकार कर लिया है कि स्वच्छता अभियान जो मोदी जी का ड्रीम है बताया जाता है, वो सिरे से असफल है। नहीं तो आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि कचरा इधर उधर ना फेंकें। आप मान लें कि कचरा इधर उधर पड़ा रहता है, फेंका जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा मंत्री जी कि गांव में जो कचरा है, जो मुख्य कचरा होता है गांव का, वो तो हमारे यहाँ जो घर के आगे फर्श का थुप्पड़ होता है, खाद का जो ढेर होता है, उस पर जाता है। हम भी झाड़ू लगाते हैं तो धूल फूल भी उसी में फेंकते हैं, केवल ये देखते हैं कोई सुई तो ढेर में नहीं चली गई, कोई पिन तो ढेर में नहीं चली गई। इस बीच अगर हम 80-85 के बाद देखें तो दो प्रकार का कचरा इंडस्ट्रियों से कॉरपोरेट के पैसे कमाने के साधनों के रूप में हमारे गांव में पहुंचा है। एक प्लास्टिक कचरा, एक रेडियोधर्मी कचरा। अब ना तो प्लास्टिक कचरे को ना रेडियोधर्मी कचरे को हम पर्स के थुपड़ में फेंकेंगे, अब उसको कहाँ डालें?
ये तो सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए था कि जो कचरा सबसे बड़ी समस्या है, प्लास्टिक कचरा, रेडियोधर्मी कचरा आदि आदि, वो जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए कठोर से कठोर कानून, ठोस से ठोस कानून पर्यावरण संरक्षण के लिए, मानव जीव संरक्षण के लिए आपको बनाने थे और बने भी हैं। आप मानते हैं कि कचरा अगर फेंका जा रहा है तो उन कानूनों का परिपालन नहीं हो रहा है? यानी आपका कॉरपोरेट, आपके कॉरपोरेट की कंपनियां उस कचरे को हमसे कीमत लेकर हम तक पहुंचा रही हैं। दूसरा, कुरकुरे का पैकेट खाली, बिस्कुट का पैकेट बाघ को कैसे प्रभावित करेगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, एक समस्या है, खासकर नगरों में हम देखते हैं कि जो लोग मीट खाने वाले हैं, मछली खाने वाले हैं, वो मुर्गा और बकरी का शिकार खाने के बाद जो हड्डियां बचती हैं उनको उस घूरे तक पहुंचा देते हैं, जिस घूरे से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी नगर पालिका या परिषदों की होती है। हो सकता है कि क्योंकि कुत्ते तो उस हड्डियों के लिए जाते ही जाते हैं, हो सकता है कि बाघ भी आता हो, लेकिन गाँव में वहाँ भी मीट खाते हैं। हम तो भूत की पूजा करते हैं तब भी मीट खाते हैं क्योंकि आदिवासी हैं, और हम तो भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ भी बकरी काटते हैं, देवी की पूजा होती है, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं। हमारे बहुत सारे पारंपरिक देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं, हम बकरी काटते हैं, खाते हैं। लेकिन बकरी काट के खाने के बाद जो हड्डियाँ होती हैं वो कुछ ही समय के बाद उन कुत्तों के द्वारा नष्ट कर खा दी जाती हैं, जो शायद गाँव में बहुत मात्रा में हम पालते हैं। यानी हमारे जो कुत्ते हैं वो उन हड्डियों को चेक कर जाते हैं, इसलिए अब कुछ बचता नहीं है। तो ये कहना हड्डियों को खाने के लिए बाघ हमारे घर या आसपास आएगा तो वो हमारे पल्ले तो नहीं पड़ता। फिर मैं आपको बताऊं, आप दूर मत जाइए, अपने वन विभाग से पूछिए। जो बाघ है जिसकी रक्षा की चिंता आप बहुत करते हैं, उसके द्वारा जो बकरी है, बैल है, गाय है, भैंस है, दुधारू पशु है, पालतू पशु है, मनुष्य है को मारा जाता है, उसकी रिपोर्टें आपके यहाँ वन विभाग में पड़ी होंगी। कहाँ मारे जाते हैं वो जब चुगने के लिए जंगल जाते हैं तो वहाँ अधिक मारे जाते हैं। तो कचरा समस्या है और ये सरकार का फेलियर भी है, आपने स्वीकारा, इसलिए हम आपको साधुवाद कहेंगे। आपने क्या ना करें में एक बात और कही है, आपने कहा है कि सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो और तस्वीरें न डालें, अनावश्यक शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आप अखबार उठा के देख लीजिए, 6 महीने के उठा लीजिए, दूर मत जाइए, आपके ऑफिस में होंगे। पहाड़ का केंद्र जितने अखबार हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इसको उठा के देख लीजिए। 6 महीने में आपको इतनी खबरें मिल जाएंगी कि बाघ ने घर के आंगन से बच्चे को उठा के खा लिया, खेत में गई महिला को काट के खा लिया, मार के खा दिया, जंगल में गए को मार के खा दिया, इतनी बकरियां खा दी, इतने बैल खा दिए, इतने समाचार मिल जाएंगे। अब ये समाचार क्या अनावश्यक हैं? इस बीच में कुछ वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे हैं। अब वो जो अभी हाल में ही एक नेगी जी हैं, हमारे पत्रकार मित्र, थिएटर के कलाकार भी हैं, टिहरी से, उन्होंने एक वीडियो डाला। उस वीडियो में वो नगर के अंदर है, जैसे ही वो वीडियो डाला गया तो दूसरे दिन उसके नीचे जो कमेंट आ रहे हैं उसमें साफ है, कोई कह रहा है कि ये तो फलाने के घर के अंदर है, कोई कह रहा है ये तो फलानी दीदी का घर है, कोई कह रहा नहीं ये तो सिर्फ कोर्ट है, अरे ये तो हमारे मोहल्ले में है, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो इसमें अनावश्यक क्या हो गया? और जितने भी बाघों के ज़्यादा आए हैं, या बंदरों के, सुअरों के, भालुओं के जो सोशल मीडिया में तस्वीरें या वीडियो आए हैं, उसमें एक वीडियो में बता दीजिए कि अनावश्यकता कहाँ दिखती है, एक में बता दीजिए। अगर ये तस्वीर खींचकर, मोहल्ले में आए बाघ का वीडियो खींचकर या उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डालना मानव और मनुष्य के बीच का संघर्ष है, तो ये कैसा संघर्ष है? हम डरे सहमे लोग, छुपे हुए लोग आपको दिखाने के लिए फोटो डालते हैं सोशल मीडिया में कि आप देखेंगे तो शायद आपकी आत्मा जागेगी, मनुष्य होने का आपका धर्म जगेगा।
हम उसको डालते हैं, आप कह रहे हैं उसको ना डालें। आपने कहा क्या करें, क्या करें में आपने कोई विशेष बात नहीं कही है। आप कहते हैं कि अपने गौशालाओं को में प्रकाश रखें, अच्छी तरह से उनको बंद रखें। मंत्री जी, हमारे यहाँ एक शब्द है गोठपात। गोठपात सिर्फ एक शब्द नहीं है, पूरी एक व्यवस्था है। और गोठपात हम 2 बार करते हैं। सुबह तड़के हम उठते हैं तो रात को बंद किया हुआ जो हमारा गोठ होता है उसको खोलते हैं, अंदर जाते हैं और जो गंदगी मतलब मल मूत्र गाय बच्चियों ने किया होता है उसको साफ करते हैं। खाद के ढेर जो फर्श का थुपड़ में उसको डालते हैं। उसके बाद नया अनाज उनके या घास डालते हैं या जो भी उनका खाने का उनके आगे रखते हैं। जो दूध देने वाली गाय होती है उसका दूध निकाल के लाते हैं। ये गोठपात का हिस्सा है सुबह के समय। और शाम के समय जब सूर्यास्त होने को होता है फिर हम सारे जानवरों को गोठ में ले जाते हैं, उनके दौड़ में उनको बांधते हैं, खूंटे में उनको बांधते हैं, उनके लिए राशन डालते हैं। और जो दूध देने वाली होती है गाय उससे दूध निकालते हैं, भैंस जो दूध निकालते हैं। उसके बाद उनकी सुरक्षा के हिसाब से हम बिल्कुल पट करके बंद कर देते हैं दरवाज़ों को, ताकि कोई घुस ना सके हमारे अलावा। ये गोठपात है, ये तो हम करते ही हैं, प्रकाश भी करते हैं। अब तो हमने लाइटें लगा ली हैं, बल्ब लगा दिए हैं। जब बल्ब नहीं थे तो हम लैंप रखते थे वहाँ। तो आप जो कह रहे हैं वो हम करते हैं, कुछ नया नहीं कहा है आपने। गोठपात कह देते तो शायद हमें लगता है आप हमारे ही बीच के हैं। क्योंकि वर्षा और कोहरे में नितांत आवश्यक है। शायद आप यही कहना चाहते हैं ना कि गोठपात वर्षा और कोहरे में नितांत आवश्यक है। आपने ये भी कहा है कि अपने घर के आसपास, गोठों के आसपास झाड़ियाँ हैं तो उनको साफ कर दो। अरे झाड़ियाँ तो हम इसलिए साफ रखते हैं अपने घर के आसपास, उसमें सांप ना आ जाए। हमारे घर और गोठों के आसपास झाड़ी होती ही नहीं है। हम जानते हैं झाड़ी काटना भी जुर्म कर दिया है आपके वन कानून ने, लेकिन उसके बाद भी हम झाड़ियाँ काटते हैं, साफ सफाई रखते हैं ताकि हमारे गोठ सुरक्षित रहें। ये तो हम करते ही हैं, इसमें आपने नया क्या कह दिया। क्या करें में एक बात कही है कि बच्चों को समूह बना के स्कूल भेजें। आपने कहा है कि बच्चों को समूह बना के स्कूल में भेजें। ऊपर आपने कहा कि बच्चों को सुबह शाम वन और वनों के समीप न जाने दें। इधर कहते हैं समूह बना के भेजें। बच्चे बचे कहाँ हैं गाँव में? अब मोहल्लों में 1-2 बच्चे हैं जो आप ही की पाठशालाओं में जाते हैं, और पाठशाला में जाने के रास्ते में जंगल भी पड़ता है, वन का समीप क्षेत्र भी पड़ता है, फिर भी वो वहाँ तक जाते हैं। और जब बाघ का बहुत आतंक हो जाता है उनको घर ही में रोक लेते हैं। ये आपकी कही हुई बात थी। अब हम आपसे कहते हैं कि आप क्या करें, क्योंकि हम ही तो सरकार चुनते हैं ना वोट देकर। हम अपने विधायक चुनते हैं, अपने सांसद चुनते हैं। हमारे विधायक जैसे आप फिर अपने लिए एक मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, हमारे सांसद अपने लिए प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, केंद्र की राज्य की सरकारें बनाते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं क्या करें। मंत्री जी, सबसे पहले तो आप लोग एक अध्ययन कीजिए कि 1970 से पहले ये सारी समस्याएं क्यों नहीं थी, और थी भी तो छोटे स्तर पर क्यों थी। और दूसरा, जब आप इस अध्ययन को करें तो इतना जरूर देखिएगा, 1970 में जो पर्वतीय क्षेत्र भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची से आच्छादित था, उस अनुसूची से हमको बाहर धक्का क्यों दिया गया, क्यों बाहर धकेला गया, ये अध्ययन आप कीजिए। और उस सूची से हमको बाहर धकेलने के बाद कॉर्पोरेट को क्या फायदा हुआ, हमको क्या नुकसान हुआ, ये अध्ययन आप जरूर कीजिए। दूसरा, आप क्या करें। सबसे पहले तो आप अपनी कैबिनेट की जब बैठक होती है उसमें सरकार से कहें और सरकार से करवाएं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पहाड़ को मुक्त कीजिए। कुमाऊं गढ़वाल का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से मुक्त करवाइए, क्योंकि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ही हमारे लिए बहुत घातक हो चुका है। जो आतंक आज वन्य जीवों का, खूंखार वन्य जीवों का आतंक से पूरा पहाड़ त्रस्त है, वो देन ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की है। जब कोई कानून बनता है तो हम उसका पालन करते हैं, लेकिन वो कानून अगर गलत होता है तो हम उसका विरोध भी करते हैं। जैसे आपने देखा किसानों ने
जब उनको लगा कि गलत कानून बने हैं तो आंदोलन किए, तो सरकार ने कानून वापस लिए। पूरी दुनिया में सरकारों की तारीफ हुई। तो आपको अब इतनी समझ तो आई गई हो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1980 के बाद जितने भी वन अधिनियम आपने संशोधन किए हैं, वो पहाड़ की जनता के लिए तो बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ गए हैं। उनको आप खत्म करवाइए या आप कीजिए। आपने हमसे कहा क्या करें, हम आपसे कह रहे हैं क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि आप सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है। यदि आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उत्तराखंड को मुक्त करा लेते हैं और उन कठोर कानूनों से जो आपने 80 के बाद बनाए हैं, 70 के बाद बनाए हैं, आपको मालूम कि 70 के बाद आपने वन पंचायत हमसे छीन ली और भी बहुत सिविल वन हमसे छीन लिए, हमारे प्रबंधन में हमारी हिस्सेदारी आप हमसे छीनते रहे, वो समाप्त कीजिए, हमको लौटाइए। एक कठोर कानून जो बने उनको वापस कीजिए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं और आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। और इसको करने का रास्ता हमने आपको सुझाया है कि आपने हमको भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची से 70 में बाहर 1970 में बाहर धकेला था। फिर से आच्छादित कर दीजिए, सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मैं आपको एक राय और दूंगा। मंत्री जी, दिल्ली के कुछ नौजवान हैं, मंच करके उन्होंने एक बनाया है, उत्तराखंड एकता मंच। उन्होंने एक मांग उठाई है। वो कहते हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के साथ जोड़ दीजिए। आपको उनसे मीटिंग करनी चाहिए, उन नौजवानों से मिलना चाहिए। अगर आप उन नौजवान से मिलेंगे तो वो आपको भली बात समझाएंगे कि अनुसूची 5 से अगर हम आच्छादित हो जाएंगे तो जो आतंक है, वन्य जीवों के आतंक से हम त्रस्त हैं, उसमें हमको कैसे राहत मिलेगी, भू कानून में हमको कैसे राहत मिलेगी, मूल निवास में जो मुद्दा है बहुत बड़ा, उसमें हमको कैसे राहत मिलेगी, वो आपको समझाएंगे। बहुत अध्ययन किया उन्होंने। वैसे 6वीं अनुसूची में आपको हमको लौटा देते हैं तो समस्याएं तो जो आपके लिए हैं, सभी के लिए हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। ये रास्ता है जो आपने 2 बॉक्सों में कहा है, वो रास्ता नहीं है। वो तो केवल वन्य जीवों के संरक्षण का तरीका आपने बताया है कि हम कैसे उनको और संरक्षण कर सकते हैं। मनुष्य के संरक्षण का आपने नहीं बताया है। लेकिन जब आप संविधान की 6वीं अनुसूची में हमको आप जोड़ेंगे तो एक रास्ता है। और संविधान की 6वीं अनुसूची में जोड़ना कोई असंवैधानिक तो है नहीं। आपने देखा होगा कि कश्मीर से लद्दाख को अलग करने के सिर्फ 1 साल के बाद वहाँ एक नई मांग उठ गई है। और मांग क्या है मालूम है? वो अपने आप को संविधान की 6वीं अनुसूची में आच्छादित करो की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक वहाँ की बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कुछ ही पिछले ही पखवाड़े एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी लद्दाख में। बहुत दूर दूर से लोग उस रैली में पहुँचे थे, पूरे लद्दाख क्षेत्र के। उसमें 2 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण की थी। एक कही थी कि हमको 6वीं अनुसूची में जोड़ो। वो जानते थे कि 6वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद हिंसक जानवरों से वो बचेंगे, कॉरपोरेट की कब्जेदारी से वो बचेंगे, उनके खनिजों पर, उनकी संपदाओं पर कॉरपोरेट का जो कब्जा हो सकता है उससे वो लोग बचेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ लुट चुका है। और एक बात और कही थी उन्होंने कि हम लद्दाख को उत्तराखंड नहीं बनने देंगे। मंत्री जी, सोनम वांगचुक ने ये कहकर कि हम लद्दाख को उत्तराखंड नहीं बनने देंगे, बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब उस संदेश को आप समझेंगे या नहीं समझेंगे पता नहीं, लेकिन पहाड़ के लोग तो समझने लगे हैं। फिर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा।